हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो है चैप्टर 1 की क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अब देखते हैं ये चैप्टर 2 अगर लंबी हो जाती है तो इसे भी 2 पार्ट में लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एनसीईआरटी की ये जो सेशन कर रहे हैं वो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अगर आप केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस और एनवीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसएसटी का ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अपने किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसएसटी की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो आइए अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अध्याय 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ये चैप्टर का कहने का ये मतलब है कि आखेट और खाद्य संग्रह, यानी कि पहले के मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता था, क्योंकि वो शिकार करते थे और अपने खाने की चीज़ों को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। तो वहाँ पर से ये क्या बन गए, उत्पादक बन गए। यानी कि पहले आखेटक थे और बाद में उत्पादक बन गए, अपना भोजन खुद उगाने लगे, खुद फसल बोने लगे। तो पहले शिकारी थे और बाद में वो अपना भोजन खुद उगाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसे किसी स्टूडेंट के जरिए उसके किसी कहानी से इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ दिया गया है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्राएं करनी शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। यानी पहले 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू हो गई थी और इसके कुछ दशक बाद बस का इजाद हुआ। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्राएं नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो शुरुआती मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी कि हम हिस्ट्री की बुक्स के जरिए उन लोगों को हम जानते हैं जो 20 लाख साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? आखेट करते थे या फिर खाद्य संग्रहण करते थे, यानी कि भोजन को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवर जो होते थे शाकाहारी, उनका शिकार करके वो उन्हें खाते थे। और इसके अलावा मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी एक ही जगह पर रहते थे तो वहाँ के पेड़ पौधों को वो खाकर ख़त्म कर देते थे, जानवरों को भी खाकर वो ख़त्म कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश के लिए भी इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी कि जब हिरण या कोई शाकाहारी जानवर अपना खाना तलाशने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये शिकारी भी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए
या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरी कारण यह कि पेड़ों और पौधों की फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी और पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, यानी कि कई सारे जलाशय ऐसे होते हैं जो नहीं सूखते, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जलाशय होते हैं जो सूख जाते हैं। बारिश के आने पर ही इनमें पानी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, यानी पानी की तलाश में भी लोग इधर उधर घूमते होंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पत्थर के औजार दिए गए हैं। ये इससे यहाँ पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है इस औजार के जरिए, और यहाँ पर खुदाई की जा रही है पेड़ पौधे लगाने के लिए। और इस चित्र में आप देख सकते हैं पत्थर का ये नुकीला हिस्सा एक औजार की तरह काम आ रहा है, एक छोटे इंस्ट्रूमेंट की तरह काम आ रहा है, जिससे इस कपड़े में छेद किया जा रहा है। यानी पहले के ज़माने के लोग ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से ही कई तरह के औजार बनाते थे और अपने कामों में यूज़ किया करते थे। पत्थर के औजार, इसको देखिएगा, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पर पौधों की जड़ों को खोदने के लिए इस औजार का यूज़ किया जा रहा है, और दाएं जो है जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब है रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। आप मानचित्र को देखिएगा, यहाँ पे जो लाल त्रिकोण वाले निशान हैं, जैसे कि ये यहाँ भीमबेटका के पास, यहाँ पर मध्य प्रदेश भीमबेटका के पास पुराने खाद्य संग्राहक होने के, यहाँ पर लाखों साल पहले खाद्य संग्राहक रहे होंगे, ऐसे प्रमाण मिले हैं। वैसे यहाँ पर हुंसगी जो है कृष्णा नदी के पास, और ये कुर्निल की गुफाएं हैं, इन स्थानों पर पुरातन व्यक्तियों के होने के प्रमाण मिले हैं जो खाद्य संग्राहक रहे होंगे, शिकारी रहे होंगे उनके। तो कई सारे एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के लिए कि किस स्थान पर खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें नोट करते हुए चलना है। आपको NCERT की ये किताब जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, बशर्ते ये कि आप इन सब का नोट्स खुद बनाते चलना है। आपको नोट्स, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको नोट्स कहीं से मांगना नहीं है, बल्कि अपना नोट्स खुद से तैयार करना है। आप कई तरह के यूट्यूब चैनल ज़रूर देखते होंगे, चाहे वो CDP के लिए हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, एक ही टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप कई सारे यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन उन सभी को देख करके आपको एक प्रॉपर नोट आपका तैयार करना है, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले आपको उसी नोट को पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, यानी ज़्यादातर कई सारे जो पूरा स्थल होते हैं वो झीलों और नदियों के किनारे पाए गए हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं, प्राचीन लोग, इसी नदियों के और पानी वाले स्रोतों के आसपास बसे होते हैं। ठीक है,
चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर मिल सकें। अब लोग पत्थर के औजार बनाते थे, इसलिए ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिल सकें। अब है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। ये देखिए, इस पूरे स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? शैल चित्र, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इस तरह की गुफाएं मिली हैं। प्राचीन लोग जो गुफाओं में रहते थे घर बना करके, वहाँ कई तरह के चित्रकार रहा करते थे। वे इस पर कई तरह के मस्त मस्त चित्रकारियाँ की हुई होती थी और इन गुफाओं के साथ वो चित्र आज तक अच्छी अवस्था में मिले हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर होते थे। आप देख सकते हैं ये उस समय के हिसाब से कितने सुंदर चित्र हैं। ये उस समय तो कोई कलर वगैरह ये तो होता नहीं था, तो खुदाई करके या फिर प्राकृतिक कलर ही यूज़ करके इस तरह के चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे। बहुत ही सुंदर दिखते थे। अब है पूरा स्थल। पूरा स्थल किसको कहते हैं? क्या होता है पूरा स्थल? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसको कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां पुराने समय के औजार, ठीक है, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन, उनके ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। पृथ्वी पर कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उथल पुथल होते हैं। कोई जगह कभी पानी से ढक जाता है, तो कई बार ये पूरा स्थल जो है ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अब है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अभी हमने देखा था वहाँ पर कुरनूल की गुफाएं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। यानी जिस समय की बात ये कर रहे हैं, उस टाइम जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इन सभी कामों के लिए आग का यूज़ किया जाता रहा होगा। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरातत्वविदों ने अलग अलग समय को अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि आरंभिक काल को क्या बोलते हैं, वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों का समय। यह नाम पूरे स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आपका इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण का डेट कब से कब तक रहा होगा। तो ये जो है 20 लाख साल पहले से, ठीक है, यहाँ पर 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल को माना जा सकता है। यानी सबसे बड़ा काल इसी को माना गया है, पूरा पाषाण काल को। 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण युग था। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ये बहुत लंबा समय होता है, 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल पहले। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसको मेसोलिथ कहते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट जो पर्यावरणीय बदलाव हुए हमारे पृथ्वी में, उसको मेसोलिथ कहते हैं, यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में मेसोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण युग को, ये जो मध्य पाषाण युग है, इसी को इंग्लिश में मेसोलिथ कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया। ये तो जो इसके पहले हम लोग पढ़े वो तो पूरा पाषाण युग था, आरंभिक, ठीक है।
ये जो पहले हम लोग पढ़े वो पूरा पाषाण युग था, और इसके बाद अभी जो ये पढ़ रहे हैं कि 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले ये है मध्य पाषाण युग। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। यानी कि पहले इस टाइम के जो थे, माफ़ कीजिएगा, इस टाइम के जो थे वो बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। उसके बाद मध्य पाषाण का युग आया, जिसमें पत्थर के जो औजार थे वो उनका आकार छोटा हो गया, उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10 लाख साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का शुरुआत कब हुआ होगा? 10,000 साल पहले से नव पाषाण युग शुरू होता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल के इनके क्या नाम रहे होंगे। पहले ज़माने के जो स्थान रहे होंगे उसके क्या नाम रहे होंगे वो तो हमें पता नहीं है। तो पुरातत्वविद जो हैं उन्हें अपने हिसाब से अपना एक नाम दे देते हैं ताकि उस नाम के जरिए उसको याद रखा जा सके। अब है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र घास वाले मैदान बन गए। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ठीक है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लग गए होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। जिस समय की बात ये कर रहे हैं उस समय ये बोला जा रहा है कि उस टाइम ये गेहूं, जौ और धान जैसे जो फसल हैं वो अपने आप उगने लगे थे, जिसको बटोरना शुरू कर दिया स्त्री, पुरुष और बच्चों ने। उसे बटोरने के बाद अब वो ये सोचने लगे होंगे कि ये उगते कैसे हैं भाई। अब उगते कैसे हैं उनको ध्यान से देखने पर उनको उगाना भी सीख गए। अब वो अपना भोजन खुद उगा सकते थे। इस तरह लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू भी बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया होगा। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। पहले किसान बने, फिर पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब है बसने की प्रक्रिया। अब बसने की प्रक्रिया देखते हैं क्या है, आखिर ये बसने की प्रक्रिया है क्या। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी कि अब लोग ज़्यादा जो सफ़र करते थे अब लोगों ने सफ़र करना कम कर दिया। लोग अब एक जगह बसने लगे, एक स्थायी रूप से डेरा बनाने लगे और क्या करने लगे, खुद पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे, जानवर पालने लगे। तो इसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। यानी जंगली जानवरों से वो भिन्न होते थे, पालतू हो गए। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सके।
ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उन्हें सुरक्षित कर सके, उनके गुण को सुरक्षित कर सके फिर से उगाने के लिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत छोटे होते हैं, उनके सींग नहीं होते या छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। अब यहाँ पर 2 दांत दिए गए हैं, ये दोनों सूअर के दांत हैं, लेकिन एक जंगली सूअर का है और एक पालतू सूअर का। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे दांत वाले नस्ल हैं उनको पालतू बनाने के लिए पाला गया उनको, और जो बड़े दांत वाले नस्ल के सूअर रहे होंगे उनको पाला नहीं गया, जो प्राचीन इंसान थे हमारे पूर्वज उनके द्वारा। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब यह 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको अपने समझ के हिसाब से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर गेहूँ और जौ का जिक्र किया गया है। ये प्राचीन फसल है, पहले चावल नहीं उगाया गया, पहले गेहूँ और जौ को उगाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले किन फसलों को उगाया गया होगा। तो सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाया गया होगा यहाँ पर। और किस जानवर को सबसे पहले पाला गया होगा, तो कुत्ते को सबसे पहले पाला गया होगा, उसके बाद भेड़ बकरियाँ आदि का नंबर आता है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी भी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, कुछ साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज के लिए भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण के बारे में सोचना पड़ा। यहाँ क्या दिया हुआ है? अनाज के उपयोग। अनाज के उपयोग यहाँ दिए हुए हैं, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, उसके अलावा भंडारण के लिए। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन से गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? जो शिकारी, प्राचीन ज़माने में जो शिकारी या भोजन संग्राहक थे, क्या वो लोग बर्तन बनाते रहे होंगे? अपने जवाब और कारण बताओ, आपको क्या लगता है? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या हैं? चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो लाल त्रिकोण थे वो किसके साक्ष्य थे? वो पुराने मानवों, खाद्य संग्राहकों के साक्ष्य थे, वहाँ से मिले थे। और ये बोल रहे हैं कि नीले रंग के, आप मानचित्र में देखिएगा, जो नीले रंग के ऐसे बॉक्स बने होंगे, ठीक है, नीले वर्ग बने होंगे, वो किसको दर्शाते हैं? शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, उसको दर्शाते हैं। आप देख लीजिएगा अपने मानचित्र में। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, देखिए इसको नोट कीजिएगा, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? शुरुआती कृषक और पशुपालक। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं।
यानी जो उस समय के जले हुए अनाज के दाने जो बच गए होंगे उनका भी जांच पुरातत्वविद करते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। एक से एक टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। पुराने झोपड़ियों के निशान कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, जो बुर्ज होम नामक स्थान है वहाँ पर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। लोग क्या करते हैं? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है जैसे मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी कि कुछ औजार क्या थे? पत्थर के जो औजार थे वो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग थे, इन्हें नवपाषाण युगीन माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी कि जो पत्थर के इस तरह के नुकीले जो औजार रहते होंगे तो यहाँ पर जो है पॉलिश चढ़ाई जाती थी ताकि वो और नुकीले और कठोर हो सकें। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यानी उस टाइम भी ओखली और मूसल जैसे जो औजार थे उनका उपयोग किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किससे बनाए जाते थे? हड्डियों से। आप देख सकते हैं इस तरह के क्या उनकी कलाकारी रही होगी पुराने ज़माने के जो प्राचीन मानव जो थे। देख रहे हैं किस तरह के इनके औजार थे, किस तरह हर तरह के अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के, कुछ नुकीले हैं, कुछ के धार कम हैं। ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? नवपाषाण युग के पूरे स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी उस पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। कभी कभी बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन और अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। पहले लोग शिकार करके मांस खाते थे और पेड़ पत्तियों से जो भी चीज़ें फल फूल मिलते थे उन पर ही जिंदा रहते। लेकिन अब के लोग क्या करते थे? फसल उगाने लगे थे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब वो कपास भी उगाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। यानी कई जगहों पर लोग अब भी शिकार और संग्रहण करते थे और कई जगहों पर लोग खेती करना शुरू कर चुके थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक मेहरगढ़ नामक एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। मेहरगढ़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर है मेहरगढ़? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहेंगे। भंडारण यानी संग्रहण के
सामानों को इकट्ठा करने के, खाने की चीज़ों को और भी सामानों को इकट्ठा करने के लिए अलग कमरे होते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। पुराने समय के लोग भी ये मानते थे कि मरने के बाद कभी कोई दुनिया होती है, कोई जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि मेहरगढ़ का चित्र, यहाँ पर मेहरगढ़ का एक घर का चित्र दिया गया है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? बहुत समानता है। हमारे घर भी लगभग इसी तरह के होते हैं। अब है मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये एक इंसान है मरा, मतलब कि मरने के बाद इंसान को यहाँ दफनाया गया है और उसके साथ यहाँ बकरियाँ रखी गई हैं। ऐसी मान्यता की वजह से रखी गई होंगी कि हो सकता है मरने के बाद इसकी आत्मा जो है उन बकरियों को खा करके जिंदा रहेगी। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो यही होंगे जो ब्लैक में जो दर्शाए गए हैं, वही बकरी के कंकाल होंगे। ठीक है, अब अंतिम छोर की ओर आ गए हम इस अध्याय के। तो यहाँ दिया गया अन्यत्र। अन्यत्र यानी किसी और जगह, भारत में नहीं, किसी और जगह। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि आप अगर आपके पास एटलस नहीं है तो सबसे पहले आप एक एटलस किसी दुकान से ख़रीद कर ले आएँ। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो स्थानों को उस एटलस से मिला करके देखिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प होगा। कई सारे क्वेश्चन हल करने में आपको एटलस साथ देगा। कई जगहों को, जिस भी जगह का नाम आप बुक में पढ़ते हैं, उस जगह को फट से अपने एटलस में आपको देखना है कि वो जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस गुफा की खोज 4 स्कूली यानी स्कूल के स्टूडेंट्स ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। किसे बनाया जाता था? उन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। यानी शिकार से निकलने से पहले कुछ वो पूजा पाठ या अपना कुछ भी तंत्र मंत्र कुछ करते रहे होंगे, उसके लिए इन चित्रों को बनाया जाता रहा होगा और इन रंगों को बनाया जाता रहा होगा। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, इससे पहले इसको देख लेते हैं। एक नवपाषाणिक पुरस्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। अब देखिए इसी में कहा गया है कि एटलस में, अपने एटलस में देखिए आप लोग, तो एटलस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की एक जगह का नाम है। आपने सुना ही होगा कि नवपाषाणी युग में सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। चताल ह्यूक जो है वो तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाला वाहन विकास नहीं हुआ था। यानी पहिए वाला जो गाड़ी है, आप लोगों को सुना होगा कि आदिमानव के ज़माने में पहिए का आविष्कार हुआ रहा, तो ये जो घटना है वो पहिए का आविष्कार होने से पहले की घटना है। यानी इतने दूर दूर से तुर्की में, इतने दूर दूर से वहाँ पर से चीज़ें ला करके वहाँ मिली हैं। ध्यान रहे कि उस समय पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पर दिया गया उपयोगी शब्द। तो आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है आप जान गए हैं। आखेटक यानी कि शिकारी, खाद्य संग्राहक यानी कि जो भोजन का संग्रहण करते हैं, भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। पूरा स्थल किसको बोलते हैं? अभी इस लेसन में आप लोगों ने पढ़ा है। उद्योग स्थल क्या होता है? आवासीय स्थल क्या होता है? पूरा पाषाण क्या होता है? मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने इस लेसन में पढ़ा है। कल्पना करो, तो भाई इस कल्पना करो, ये जो कहा गया उसको पढ़ो और कल्पना करो आप लोग।
इसके अलावा यहाँ पर जो भी NCERT की बुक में ये जो भी ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है, इस पार्ट को अच्छी तरीके से 1 2 3 बार पढ़कर, इस वीडियो को 2 3 बार देख करके अच्छे से समझिए और फिर इस ब्लैंक को अपने खुद से भरने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस लेसन की तैयारी आपको किस तरह से हुई है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ होगा? लगभग 12,000 साल पहले हुआ होगा। नवपाषाण युग का आरंभ कब से हुआ होगा? 10,000 साल पहले हुआ होगा। ठीक है। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ, मेहरगढ़ एक वर्ड है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ होगा? लगभग 8,000 साल पहले हुआ होगा। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। तो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और तब तक के लिए जय हिंद।